नमस्कार। तो पिछली वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिए थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए थे और इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लिए थे। 3 टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डायपोल के चलते कैलकुलेट करेंगे जनरल पॉइंट पर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिस्टम का देखेंगे और सिस्टम ऑफ चार्जेस का देखेंगे, मतलब 2 या 3 चार्ज रहेंगे तो किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन देखेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहला बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। वहाँ पर हम एक्सियल पॉइंट पर हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाले थे। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग सुपर पोजिशन से प्रिंसिपल से निकालते थे, जो कि वेक्टर सम से हम लोग निकालते थे। लेकिन जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब हम बात किए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 2 से 1 से ज़्यादा चार्ज रहेंगे किसी पॉइंट पर हमको निकालना रहेगा तो हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर वेक्टर सम नहीं होगा, क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा सिंपली। ठीक है, तो इसमें हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं डायपोल के चलते वो हम जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, है ना। जनरल पॉइंट मतलब कहीं पर भी एक पॉइंट मान लेंगे जिसका हमको दूरी पता रहेगा और उस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। पिछले बार की तरह नहीं कि हम एक्सियल पॉइंट पे निकाले फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर। तो ये आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ये क्वेश्चन रहा कि ये अभी तो आने वाला टेक्निक आप देख लीजिए कि किस तरह से हम जनरल पॉइंट पर निकाल रहे हैं। आप उसी तरह से एक्सियल पॉइंट पर भी आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के देख सकते हैं, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरल पॉइंट पर। तो ये हमारा सिंपल सा प्रॉब्लम फिगर है। ये हो गया डायपोल मेरा, है ना, जिसमें प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है ना। और ये एक जनरल पॉइंट भी है जो कि r दूरी पर है, उसके मिड पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से r दूरी पर है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो थीटा एंगल बना रहा है डायपोल पर। ठीक, तो हमको कैलकुलेट करना है। तो मेरा क्या क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है डायपोल का सेपरेशन दिया हुआ है, और डायपोल का डिस्टेंस उस पॉइंट से दिया हुआ है। तो जो भी हमको कैलकुलेशन करना होगा इन 4 के ही टर्म में कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको अगर इस पॉइंट पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो किस तरह से निकलेगा। इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और इस चार्ज के चलते इस पॉइंट पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये दोनों के बीच का ये डिस्टेंस होगा और यहाँ पर ये डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस चार्ज के चलते और फिर इस चार्ज के चलते सेपरेटली हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पर, है ना। पॉइंट पी पर निकालेंगे और फिर उसका अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक, अब पॉइंट पी पर प्लस चार्ज के चलते पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जबकि नेगेटिव चार्ज के चलते नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पर। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी से देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि हम जो अभी आगे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, है ना। तो इसका दूसरा मेथड भी आप कर सकते हैं, लेकिन पहले ये मेथड को आप समझ लीजिए, है ना। दूसरा मेथड में होता है कि जहाँ पर हम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे वहाँ पर आपको ये अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर तो बात करते हैं। हमको पहले प्लस क्यू चार्ज से निकालना होगा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और फिर माइनस क्यू से निकालना होगा, दोनों का ऐड करना होगा। ठीक है, तो प्लस की चलिए तो हम पहले क्या मान लेते हैं कि प्लस क्यू और पॉइंट पी के बीच में कितना दूरी है r1, और माइनस क्यू और पॉइंट पी के बीच में क्या दूरी है r2। ठीक है, तो प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा के क्यू बाई r1, है ना, प्लस क्यू चार्ज के चलते, और माइनस क्यू चार्ज के चलते कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के माइनस क्यू बाई r2, है ना। ठीक, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, दोनों को प्लस चार्ज के चलते प्लस हो गया और माइनस चार्ज के चलते माइनस वाला पार्ट आ गया, दोनों को ऐड कर दिए तो इतना आ गया। लेकिन आप देखिए तो जो हमारा गिवन है क्यू गिवन है तो उसके टर्म में आया है, ये तो कांस्टेंट है। r1 r2 तो हम खुद से माने हैं, है ना, हमारा दिया हुआ है थीटा और r दिया हुआ है ना। r1 r2 हम खुद से माने, इसलिए हम क्या करेंगे
R1 और R2 को कन्वर्ट करेंगे R या थीटा के टर्म में, बस। तो मेरा एक तरह से कैलकुलेशन तो मतलब अगर सिंपल भाषा में देखें तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक निकल चुका है सिंपली। लेकिन अब पूरा पूरा जो भी प्रॉब्लम है वो है कि हमको R1 और R2 का वैल्यू R और थीटा के टर्म में रखना है। यही इस डेरिवेशन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है। बाकी अगर कॉन्सेप्ट के अनुसार देखा जाए तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक आ चुका है लगभग में। R1 और R2 अगर दिया रहे तो उसके टर्म में मेरा आ चुका है, ठीक है। और R1 R2 नहीं दिया है, सिर्फ जनरल डिस्टेंस दिया R, जो कि हमारा फिगर में है, तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, देखते हैं, ठीक। तो इसको ऐसा समझते हैं हम क्या कर रहे हैं। चलिए एक बार आपको बता दे रहे हैं क्या कर रहे हैं। हम R1 R2 कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम प्रॉब्लम फिगर का एक पार्ट को लेते हैं, इस वाले पार्ट को, है ना, ठीक है। जहाँ पर मिड पॉइंट से ये क्यू का प्लस क्यू का दूरी है A, ठीक है, A दूरी है, और पॉइंट P यहाँ पर है R1, ठीक। इस ट्रायंगल को लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल को हम लेते हैं और R1 को R और थीटा के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए किस तरह से हम करते हैं। तो ले लिया, ठीक है, ये हुआ आपका R1 हो गया, ये R हो गया, और मैंने क्या किया कि ये इतना दूरी A है मेरा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए P से, और इधर ज्वाइन कर दिए इधर, ठीक। अब फिगर में नेमिंग दे दी ट्रायंगल को, है ना, ये पॉइंट P तो था ही वहाँ पर, इस पॉइंट को B नाम दे दिए, इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को C। अब सिंपल ज्योमेट्री से हम क्या करेंगे, R1 को R और थीटा के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो आप अगर फिगर में जो ट्रायंगल ACP है, ठीक है, ACP में देखें तो वहाँ से हम ये पार्ट है मेरा R1, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो R1 क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है। तो हम AP और AC निकाल लेंगे तो मेरा R1 निकल जाएगा, ठीक है। अब AP और AC को R और थीटा के टर्म में लिखते हैं। AP क्या हो जाएगा मेरा, है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, AP क्या हो जाएगा, इसका R का कंपोनेंट इस साइड R cos थीटा हो जाएगा और इस साइड में R sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा AP क्या हो गया, R sin थीटा, AP तो निकल गया। AB जो है मेरा हो गया R cos थीटा, हमको क्या निकालना है, AC, है ना। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं, AC को क्या लिख सकते हैं, AB माइनस CB, है ना। CB क्या है, मेरा A है ना, डायपोल का हाफ डिस्टेंस A है, और AB पूरा मेरा कितना है, R cos थीटा, तो R cos थीटा माइनस A, ठीक। तो AC निकल गया, AP निकल गया। अब बस इसको फार्मूला में रख देंगे, AP निकल गया मेरा R sin थीटा और AC निकल गया R cos थीटा माइनस A, इसको फार्मूला में रख दिए, ठीक है। तो AP का स्क्वायर हो गया R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, R cos थीटा माइनस A का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये तो ऐसे ही R स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये टर्म का क्या हो गया, R स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, ठीक है। इस टर्म में से हम R कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर, रुकिए थोड़ा सा क्लियर देख लीजिए, हाँ, इसमें से हम R स्क्वायर कॉमन ले लिए तो मेरा हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसको लिख दिया R स्क्वायर, इस पूरे टर्म को लिख दिया R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचा A स्क्वायर और माइनस 2AR कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरह से R1 को हम R और थीटा के टर्म में लिख दिए, है ना। देखिए जो भी गिवन था उसके टर्म में लिख दिए, यहाँ पर अब हर चीज़ हमारा प्रॉब्लम फिगर में गिवन था उसके टर्म में मेरा R1 हो गया। इसी तरह से R2 भी आप लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह से R2 और R1 तो हम आपको कैलकुलेट करके दिखा दिए, R2 भी आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा, उसका वैल्यू आएगा आपको। R1 का वैल्यू क्या है मेरा, R स्क्वायर A स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, उसी तरह से R2 का वैल्यू आएगा, R2 स्क्वायर का वैल्यू होगा R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, एक छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, कॉमन लेके हम R कॉमन ले लिए, तो मेरा जो अप्रॉक्सीमेशन क्या ले रहे हैं कि जो A है यानी डायपोल का जो डिस्टेंस है वो तो 2 है ना, A हुआ हाफ डिस्टेंस, तो A जो है R के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, है ना,
अगर ए आर के कंपैरिजन बहुत छोटा है तो ए को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर यहाँ पर और यहाँ पर जीरो मान लेंगे, तो मेरा बचेगा पहले वाले में आर स्क्वायर माइनस 2 AR कॉस थीटा, और दूसरे वाले में बचेगा मेरा आर स्क्वायर प्लस 2 AR कॉस थीटा। ठीक है, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पहला वाला टर्म R1 कितना हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर 1 माइनस 2A कॉस थीटा बाई आर, है ना। ये अप्रॉक्स करके ये एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लिए, है ना, और R1 और R2 इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमको क्या निकालना है, 1/R1 निकालना है ना, 1/R1 1/R2, लेकिन अभी मेरा R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर निकला है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं कि R1 मेरा हो गया आर स्क्वायर 1 माइनस, देखिए R1 यहाँ पर देख लीजिए आप, ये असल में R1 है, सॉरी रुकिए एक मिनट, हाँ ये R1 है। ठीक है, R1 कितना हो जाएगा मेरा, आर स्क्वायर 1 माइनस 2A कॉस थीटा बाई आर। ठीक, और मेरा R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर 1 प्लस 2A कॉस थीटा बाई आर। ठीक है, इसको अब इसको क्या करना है, 1 बाई हमको R1 निकालना है और 1/R2 निकालना है, तो आर स्क्वायर और R1 स्क्वायर निकल चुका है। ठीक है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा R1, R2 यहाँ से निकल जाएगा अंडर रूट निकाल के, वैसे उस टर्म का R1 का भी अंडर रूट निकाल देंगे तो R1 निकल जाएगा, और 1/R1 क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल कुछ इस तरह से आएगा, आप करके देख लीजिए कॉपी में। ठीक है, रेसिप्रोकल कुछ इस तरह से आएगा, और इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से, है ना। बाइनोमियल थ्योरम जैसे कि हमको पता है 1 माइनस एक्स का पावर n क्या होता है, इस तरह से हम लिखते हैं NC0 माइनस NC1 x, है ना, एक्स स्क्वायर, फिर इस तरह से बढ़ता जाता है। तो इसको हम बाइनोमियल से एक्सपेंड कर लेंगे। यहीं पे थोड़ा सा बहुत लोग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत लोग को बाइनोमियल थ्योरम नहीं याद होगा या इस तरह का फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो उनको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड तो यहाँ पर ये है ना। दूसरा मेथड होता है कि हम शुरू में जो प्रॉब्लम फिगर था वहीं पर कुछ अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं। ठीक है, उसका हम बात करेंगे किस तरह से अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। पहले इस फॉर्म को हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्म दिखाया हुआ है, तो अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उस मेथड को भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, और फिर एक सिंपल मेथड भी देखेंगे कि किस तरह से अप्रॉक्सीमेशन करके भी शायद इसका फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। पूरा यहाँ पर जो भी दिक्कत है कि हमको R1 और R2 दोनों को R और थीटा के टर्म में लिखना है, R थीटा या A के टर्म में लिखना है। यहाँ तक तो मेरा R1 है ना, और R2 निकल गया अंडर रूट के टर्म में, अंडर रूट को यहाँ पर माइनस रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये टर्म को एक्सपेंड कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम से, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतना हो जाएगा, और ये टर्म इतना हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप देख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से। ठीक है, तो ये इतना अप्रॉक्सीमेशन हम ले आए, तो मेरा 1/R1 आ गया और 1/R2 आ गया। हमको यही निकालना था, अब फार्मूला में बस रखने का ज़रूरत है, तो फार्मूला में हम रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको फार्मूला में रख दीजिए, किसको, 1/R1, जैसे आपको याद होगा कि हमारा जो V था वो निकला था K ना, Q1 बाई R1 माइनस R2, इस तरह से निकला था, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं Q इंटू 1/R1, है ना, Q इंटू 1/R1, तो 1/R1 का वैल्यू यहाँ से ये रख देंगे, और यहाँ पर Q जो है ना, Q इक्वल टू Q यहाँ पर जो है Q/R2, तो इसको लिख सकते हैं Q इंटू 1/R2, तो 1/R2 का वैल्यू ये रख देंगे फार्मूला में। ठीक है, फार्मूला में रख देंगे और इसको सिंपली कैलकुलेट करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो वैल्यू है ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आपको खुद से करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा ऑनलाइन मेथड में इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम बहुत सारे स्टेप करके नहीं दिखा पाते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन ऐसा तो मैथ में आपको आता ही है। ठीक है, आप सिंप्लीफिकेशन करिए, एलसीएम वगैरह लेके ये टर्म आपको आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेके करिएगा तो ये वाला टर्म आपको आ जाएगा, 1/R1 का वैल्यू ये रखने के बाद
है ना। और ये रखने के बाद आपको सिंप्लीफाई करना होगा थोड़ा सा, और उसके बाद ये वैल्यू जो आपको फाइनल वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो फाइनल वैल्यू में मेरा क्या आया, क्यू बाई 4πε0 2a। अगर किसी को सिंप्लीफिकेशन करने नहीं आ रहा तो अभी तो फिर यार हम ऑनलाइन मेथड में इसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है बताने में, आप कभी क्लास में इसको फिर से डाउट प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं, है ना। रेगुलर क्लास में डाउट प्रॉब्लम में पूछ सकते हैं, या तो फिर कोशिश कीजिए आप कॉपी में सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आएगा आंसर वो आ जाएगा क्यू बाई 4πε0 2a cos थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। 2a क्यू क्या होता है, डायपोल मोमेंट p होता है, तो 2a की जगह हम रख दिए p, डायपोल मोमेंट p cos थीटा, ठीक है। तो p cos थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, p डॉट आर कैप, है ना। आर कैप यानी यूनिट वेक्टर आर, ठीक। p डॉट आर p cos थीटा को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम p cos थीटा की जगह रख सकते हैं क्या, p डॉट आर, है ना। तो p डॉट आर कैप बाई 4πε0 आर स्क्वायर, है ना। तो पोटेंशियल मेरा आर स्क्वायर आया, है ना। ऐसे जनरली मेरा जो पोटेंशियल आता था वो 1/r के प्रोपोर्शनल होता था, लेकिन यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर का, है ना। तो डायपोल के चलते पोटेंशियल जो है वो स्क्वायरली क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया था, आर का क्यूब आया था, है ना। तो जो भी जनरल होता है डायपोल में हम देखते हैं कि एक आर का पावर बढ़ जाता है, पर डायपोल में वो उस तरह से और डिक्रीज करता है ना, एक पावर ज़्यादा डिक्रीज करता है, ठीक। जितना दूर जाएंगे और नॉर्मल चार्ज के कंपेरिजन में डायपोल में ज़्यादा डिक्रीमेंट आएगा, है ना। तो ये तो मेरा निकल गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके चलते, एक डायपोल के चलते पॉइंट, जनरल पॉइंट पी पर। आपको क्या निकालना है, आप जनरल पॉइंट पे तो हम करके दिखा दिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ लास्ट स्टेप में, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल में हो R1 और R2 का आपको वैल्यू दिया होगा तो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आया था पूरा हमको R1 और R2 में आया था। एक बात याद रखिए कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो निकालते हैं वो अलजेब्रिक सम होता है, तो इसमें वेक्टर तो होता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता कैलकुलेशन में, है ना। लेकिन यहाँ पर इसलिए प्रॉब्लम आया क्योंकि हमने सारा चीज़ जनरल टर्म में ले रहे थे, है ना, इसलिए प्रॉब्लम आया, और गिवन टर्म में हमको निकालना था, ठीक है। तो एक तो हाँ, अब बात कर लेते हैं कि एक मेथड और क्या कर सकते हैं आप। एक मेथड आप ये कर सकते हैं कि R1 को, ठीक है, हम क्या करेंगे, ये R1 जो हमने माने थे यहाँ पर, ठीक है, इस डायपोल को हम यहाँ तक बढ़ा देंगे, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, है ना। और एक हो सकता है इस तरह से, सॉरी एक मिनट, है ना। ये और ये, ठीक है। तो R1 को, ठीक है, ये टोटल दूरी को हम D या 2a बोल रहे हैं, तो 2a बोल रहे हैं, तो ये पार्ट मेरा कितना हो जाएगा, ये पार्ट मेरा ये पार्ट हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो एक काम कर सकते हैं आप कि R1 को हम R1 जो था अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस मान लेंगे, है ना। और R2 का अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस मान लेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस थोड़ा सा कैलकुलेट करना आसान होता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये आसान होता है। तो क्या होगा कि थोड़ा मेरा कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल के देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कि ये परपेंडिकुलर ले लिए इस तरह से, ठीक है। हम ये डायपोल को परपेंडिकुलरली ले लिए किस पॉइंट पी पर, है ना। पॉइंट पी से जो लाइन आ रहा है उस पर हम एक परपेंडिकुलर ले लिए, और ये डिस्टेंस को हम मान लेंगे R1, और ये डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेटली R2 मान लेंगे लगभग, ठीक है। और उसको फिर ये डिस्टेंस निकालना, ये निकालना थोड़ा आसान होता है, तो उससे फिर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये टॉपिक एक बार आप अपने से कवर करके देखिए, अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर से एक बार डील कर लेंगे कभी रेगुलर क्लास में, ठीक है। चलिए,
अगला मेरा जो टॉपिक है वो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस से हम निकाल के देखते हैं। तो इक्वी तो ये दो सरफेस ले लेते हैं हम। ठीक है, ये पहला स्क्वायर सरफेस जो है इसका पोटेंशियल v है। ठीक है, जबकि ये जो दूसरा पोटेंशियल है, जो दूसरा सरफेस है उसका पोटेंशियल थोड़ा सा अलग है, चेंज है उसमें से v प्लस डेल वी है। ठीक है, मतलब कुछ भी थोड़ा सा चेंज तो होगा ही। ठीक, तो अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका रिलेशन, पोटेंशियल का, है ना, पोटेंशियल का रिलेशन निकालना है। ठीक, तो हम इसका पोटेंशियल अलग है और इस सरफेस का पोटेंशियल अलग है। ठीक है, तो अगर इस सरफेस और इस सरफेस से हम मूव करेंगे, मतलब वी से हम कहाँ गए, वी प्लस डेल वी की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो कि डेल एल डिस्टेंस का दूरी पर है। ठीक है, तो वर्क कितना होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या होता है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाएंगे मतलब हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में डेल एल है, और फोर्स यहाँ पर अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली क्यू ई। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो सिंपली ई। तो यहाँ पर हमको जो वर्क होगा, है ना, वी से वी प्लस डेल वी तक जाने में वो हो जाएगा वी माइनस वी प्लस डेल वी। ठीक है, और वो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वो किसके बराबर हो गया, ई डॉट डेल एल। ठीक है, तो कितना आया मेरा कि यहाँ से यहाँ जाने में जो चेंज इन पोटेंशियल आया माइनस वी इक्वल टू कितना है, ई डॉट डेल एल, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़े, ठीक है, जिसको हम यहाँ से लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एल, है ना। तो क्या बोलता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़े तो मेरा जो पोटेंशियल है वो घटता है ना, पोटेंशियल जो है घटता है, ये भी बोल रहा है। और दूसरा बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, है ना। एक पोटेंशियल सरफेस से दूसरे पोटेंशियल सरफेस में जाने में जितना पर यूनिट लेंथ जो चेंज आए मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं, है ना। तो दो बात यहाँ से सीखने को मिला कि अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, और दूसरा बात ये मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल सकते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हम यहाँ से रिलेशन सिंपली निकला है, एक सिंपल रिलेशन है। ठीक है, जानते हैं कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस, अगर दोनों सरफेस का पोटेंशियल अलग है तो एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाने पे कुछ हमको वर्क लगेगा। ठीक है, और वही वर्क जो होगा जो कि हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकालेंगे, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगा है ना, वर्क हम निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंपली हम जब स्टार्ट किए थे चैप्टर तो वर्क के टर्म में ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाए थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क के ही टर्म में समझाए थे। ठीक है, तो उसी का यूज करके यहाँ पर हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकाल ली, है ना। तो ये टॉपिक सिंपल है। ठीक, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो हम डिस्कस कर चुके हैं सिंपली, है ना, वह एक पॉइंट चार्ज को लेके, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ एक सिस्टम ऑफ चार्ज को लेके हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, है ना, या देखेंगे किस तरह से एक सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं किसी सिस्टम को। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है जिसमें 3 चार्ज है, Q1 Q2 Q3, और आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या निकालना है, एक तरह समझिए कि ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो कि मेरा क्या है, ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से कुछ दूरी पर है ना। तो इस सिस्टम को बनाने में जो एनर्जी लगा होगा, मतलब ये जो चार्ज जहाँ जहाँ है, जैसे कि Q1 Q2 जो है मेरा वो R12 दूरी पर है एक दूसरे से, है ना। Q3 और Q1 R13 दूरी पर है, और Q2 और Q3 R23 दूरी पर है। तो इस दूरी पर इस सिस्टम को बनाने में जो हमको वर्क लगा होगा, वर्क तो लगा ही होगा। जैसे कि पहला हम चार्ज को लाए होंगे तो क्या होगा कि शुरू में तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई फील्ड नहीं होगा, तो हमको कुछ वर्क करना नहीं पड़ा होगा, तो पहला चार्ज तो सिंपली आ गया होगा। ठीक है, दूसरा चार्ज
जब आ रहा होगा तो पहला चार्ज यानी Q1 के चलते कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, तो उसको लाने में कुछ वर्क लगा होगा, ठीक है। फिर उसी तरह से Q3 चार्ज को लाए होंगे तो कुछ वर्क लगा होगा। तो इतना टोटल जो वर्क होगा वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो चलिए इसको बारीकी से एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा, इस सिस्टम का हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी कि इस सिस्टम को बनाने में जितना हमको एनर्जी लगेगा, है ना, इस सिस्टम को इस दूरी पर, जो गिवन दूरी है उस पर रखने पर जो जितना वर्क लगेगा वही हमको वर्क कैलकुलेट करना है, और वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो पहला पहला क्या होगा, Q1 चार्ज को हम सबसे पहले Q1 चार्ज को लेके आएंगे। तो Q1 चार्ज को जब इस पोजीशन पर लेके आएंगे तब Q2 और Q3 चार्ज नहीं होगा, है ना, यानी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो हमको लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा, Q1 चार्ज को कुछ लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, सिंपली जीरो। तो Q1 चार्ज को लाने में कोई एनर्जी लगेगा नहीं, पहला। तो Q1 चार्ज को हम ले आए। Q1 चार्ज को जैसे ही ले आएंगे तो Q1 चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्रिएट करेगा, है ना, कि किसी पॉइंट, हर पॉइंट का एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोल दे रहे हैं Q1 चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, हम जनरल पॉइंट P पर जो होगा उसको हम बोल दे रहे हैं V1, और वो हो जाएगा K, यानी कि 1/4πε0, है ना, Q1/R1P। R1P क्या है, चार्ज 1 और वो जनरल पॉइंट P का दूरी, है ना। तो पहला चार्ज को लाने में कोई एनर्जी नहीं लगा, लेकिन पहला चार्ज को लाने के बाद एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो अब दूसरा चार्ज को लेके आएंगे। दूसरा चार्ज को जो लेके आएंगे तो मेरा वर्क होगा, है ना, और दूसरा चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा। अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में बात करें तो होता था वर्क इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बाई चार्ज, है ना, ठीक है। ये था मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, यही था, ठीक। तो मेरा ये पोटेंशियल के चलते हम जब Q2 चार्ज को लाएं तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी एक मिनट गलती हो गया, हाँ तो एक गलती हो गया था। हाँ, क्या था कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किए थे V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क जितना उस चार्ज को लाने में लगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, W/Q। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ठीक। तो चलिए अब जब चार्ज 2 को लाएंगे, है ना, Q2 चार्ज को लेके आएंगे, तो ये है चार्ज 1 के चलते पोटेंशियल। तो चार्ज 1 के चलते जो पोटेंशियल होगा, है ना, तो वर्क किसके बराबर हो जाएगा, Q2 इंटू V1, है ना, Q2 इंटू V1 हो जाएगा। V1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है और Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/Q2 R1, सॉरी R12, है ना, R12 क्या है, चार्ज 1 और 2 के बीच का दूरी। ये वर्क डन हुआ, यही वर्क डन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में उसमें स्टोर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या किए कि Q1 था उसको R1 दूरी पर Q2 चार्ज को लेके आए, ठीक है। तो Q1 के चलते जो पोटेंशियल था उससे, है ना, Q1 के चलते जो पोटेंशियल था तो उसके चलते कुछ वर्क लगा, और वो वर्क किसके बराबर हो गया, V1 इंटू Q2 V1, है ना, जो हम लोग निकाल चुके हैं अभी। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, सिंपली Q2 V1 यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2/R12, ठीक है। पहले वाला चार्ज को लाने में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लगा, जबकि दूसरे वाले चार्ज को लाने में पोटेंशियल एनर्जी में लगा 1/4πε0 Q1 Q2/R12, है ना। ये दूसरा वाला को लाएंगे। अब तीसरा वाला को लाएंगे। तो तीसरा वाला को जब हम लाएंगे तो उसके पहले आप सोचिए कि पहले से मेरे पास 2 चार्ज हैं। अब उस 2 चार्ज के चलते किसी भी जनरल पॉइंट पर मेरा एक पोटेंशियल क्रिएट हो रहा होगा। तो Q1 और Q2 के चलते किसी जनरल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, Q1 के चलते पोटेंशियल होगा इतना, है ना, और
Q2 के चलते पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखिए Q1 के चलते हो गया आपको KQ1/R1P, है ना, और Q2 के चलते हो जाएगा KQ2/R2P। दोनों का हम अलजेब्रिक सम निकाल लेंगे तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 1 और 2 के चलते किसी पॉइंट P पर। तो 1 और 2 चार्ज को हम जब ला के रखेंगे तो किसी पॉइंट P पर एक जो पोटेंशियल आएगा टोटल पोटेंशियल, वो कितना हो जाएगा मेरा, ये टर्म हो जाएगा, है ना, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल टू चार्ज 1 और पोटेंशियल टू चार्ज 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम चार्ज Q3 को लेके आएंगे, तो Q3 को लेके आएंगे तो जो वर्क डन हो जाएगा क्या हो जाएगा, Q3 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू 1 और 2, है ना, पोटेंशियल ड्यू टू 1 और 2 हम लोग निकाल चुके हैं पहले, है ना, उससे Q3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क इतना हो गया Q3 चार्ज को लाने में। तो Q3 चार्ज को लाने में इतना वर्क हुआ, ठीक है। Q1 चार्ज को लाने में 0 वर्क हुआ। Q2 चार्ज को लाने में मेरा वर्क हुआ 1/4πε0 Q1Q2/R12, और Q3 को लाने में इतना पोटेंशियल एनर्जी लगा। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, है ना, पहला था 0, दूसरा था KQ1Q2/R12, और जो तीसरा था मेरा वो इतना था। ठीक है, यहाँ प्लस साइन है तीनों, हाँ, तो तीनों के चलते जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो मेरा निकल गया, वो ऐसे, है ना। तो थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन आप देखिए कि थोड़ा अलग टाइप का कैलकुलेशन है। हम क्या किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह एक बार में नहीं निकाले, हम बारी बारी से निकाले, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हम काउंट करते हैं कि वर्क डन कितना हुआ, है ना। तो जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है कि Q1 चार्ज को जब लेके आएंगे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो उसको लाने में कोई वर्क नहीं हुआ। जब Q2 को लेके आया तो Q1 के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके चलते कुछ वर्क लगा, जबकि Q3 को लेके आया तो 2 चार्ज मौजूद है, तो उनके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके चलते कुछ मेरा वर्क हो रहा होगा, वो Q3 को लाने में होगा, और टोटल वर्क मेरा जितना हुआ तीनों चार्ज को लाने में उसको ऐड कर देंगे तो पूरा सिस्टम का मेरा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर तीसरे चार्ज की जगह चौथा चार्ज है ना, तो चौथा चार्ज का पहले हम जो फोर्थ चार्ज है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे कि उसको सिर्फ लाने में कितना पोटेंशियल लगेगा, सॉरी उसको लाने में कितना वर्क लगेगा, है ना, उसको लाने में कितना वर्क लगेगा, जो इन तीनों चार्ज के चलते किसी जनरल पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा मल्टीप्लाई Q4 चार्ज, है ना। तो Q4 चार्ज का पहले इंडिविजुअल हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, कि कितना पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ Q4 को लाने में लगेगा, और टोटल सिस्टम Q1 Q2 Q3 को बनाने में जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, Q इतना सॉरी इतना प्लस Q4 चार्ज को जो लाने में लगा पोटेंशियल उतना, और उसी तरह Q5 को लाएंगे तो पहले चार के चलते, पहले चारों जो के चलते हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर, और फिर उसको Q5 चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंपली जितना चार्ज को आपको ऐड करना है सिस्टम को उस तरह से आप ऐड करते जाइए। ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रिक सम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल निकालना सीख लिए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का हम रिलेशन जान गए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो सीख गए। ठीक है, तो इस वीडियो के इतने ही, धन्यवाद।